हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डियर श्वेता, सरित, प्रीतम, संदीप जी। तो बच्चे, आज जो हम लोग आए हैं पॉलिटी के लिए आए हैं, और बेसिकली हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पार्ट 18। अब सर, पार्ट 1 तो करवाया नहीं, पार्ट 2 भी कराया नहीं, मतलब सीधे पार्ट 18 पे। अब कुछ चीजें जो हैं इसी तरीके से रैंडम करते रहेंगे ताकि हमारी जो सब्जेक्ट की जो समझ हो वो ज्यादा अच्छे से आ जाए। अभी बच्चे, सबसे पहले तो ये बताओ कि लास्ट का जो टॉपिक था हमारा, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक में सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। आज जो है दो टॉपिक करेंगे। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है उसके पिलर्स के ऊपर बात करेंगे, और उन पिलर्स के बात करते करते हम लोग पार्ट 18 को जो है डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टॉपिक से कोई डाउट नहीं? नो सर, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है श्वेता। सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई डेमोक्रेसी होता क्या है। ये मैंने आप लोगों को प्रेम्बल वाले टॉपिक में बता दिया था कि प्री डेमोक्रेसी का मतलब, डियर, जहां इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू जो गवर्नमेंट्स है वो बनती है, और फिर वो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है इफेक्टिवली। और स्टेट की डेफिनेशन में मैंने इन चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर दिया था। जो डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेसी को जो संभाले रख रही है इंडिया की, अगर आज डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है तो इसका कारण है कि उसके जो पिलर्स हैं वो उसे संभाल के रख रहे हैं। अब डेमोक्रेसी पे आए, मैं उससे पहले अगर हिस्ट्री में आऊं या हिस्ट्री में चलें, तो हमें पता चलता है कि एक राजा हुआ करता है, और वो राजा जो है, किंग, अपने हिसाब से सब कुछ चलाता है। आई एम द किंग। और एक बहुत फेमस वेब सीरीज है जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। उस गेम ऑफ थ्रोन में जो नेड स्टार्क होता है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी। पॉलिटिक्स को समझना है तो मुझे लगता है कि दो ही चीज ऐसी हैं जिसको देखा जा सकता है पॉलिटिक्स को समझने के लिए। सबसे पहले महाभारत, जो पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, और दूसरा गेम ऑफ थ्रोन्स। मतलब ये दोनों ही एक ऐसी चीजें बनी हैं, हालांकि एक तो फिक्शनल है, गेम ऑफ थ्रोन्स तो फिक्शनल है, काल्पनिक है, लेकिन महाभारत काल्पनिक है कि नहीं है उस पर तो मैं ज्यादा नहीं जा सकता। हमारे महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, सबसे पहले महाभारत ही बना। ये रामायण बना था सबसे पहले, रामायण पहले बनी थी बच्चे, कई महाभारत कह दो, क्योंकि महाभारत में हनुमान जी का जिक्र है। भीम का घमंड तोड़ा था ना, कुछ उठा नहीं पाए थे भीम, तो इसका मतलब रामायण पहले हुई थी और महाभारत बाद में। तो पॉलिटिक्स को समझने के लिए कि मतलब असली में पॉलिटिक्स क्या होती है, इन दो चीजों से बेस्ट मुझे कुछ लगता नहीं। इसलिए कभी लगता है कि कोई पॉलिटिकल चीजें देखी जाए तो मैं हमेशा महाभारत या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स की तरफ ही जाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। गेम ऑफ थ्रोन्स में बेसिकली 7 किंगडम की लड़ाई होती है, और उसमें कोई एक किंगडम जो है अपनी दावेदारी सेट करना चाहते हैं। उसी में साउथ में जो बहुत ठंडा इलाका है, उसमें स्टार किंगडम काम करता है। इन सातों किंगडम के ऊपर एक किंगडम काम करता है। तो नेड स्टार्क से जब राजा कहता है कि चल, मतलब नेड स्टार्क खुद एक किंगडम का राजा है लेकिन वो छोटा है, लेकिन जो बड़ा किंगडम है उसका राजा नेड स्टार्क को कहता है चलिए युद्ध लड़ने चलेंगे। तो नेड स्टार्क जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे जाना पड़ रहा होता है, और वो रात को अपनी वाइफ के पास बैठा है और वो बड़ा परेशान है। वाइफ कहती है कि आपने अपने राजा के लिए इतना कुछ किया है, इस बार एक काम करो, अपने राजा को मना कर दो कि नहीं जाना, नहीं जाएंगे। तो नेड स्टार्क एक डायलॉग मारता है, हालांकि वो इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में समझाता हूँ, कि वो जो चाहे वो ले लेता है, तभी तो वो राजा है। राजा जो चाहे वो ले सकता है, तभी तो वो राजा है। हाँ या ना? तो बच्चे,
जब एंशियंट और मिडावल एरा में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ये राजा रहता था और राजा जो चाहे वो ले सकता है। आज पॉलिटिकली अगर मैं ये कहना चाहूं तो वो राजा वो है जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है बच्चे, राजा वो है जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, और राजा वो है जिसके पास जुडिशरी पावर भी है। समझ में आ गई? तीनों ही पावर जो है किसी एक व्यक्ति के पास चली गई, और जब तीनों ही पावर किसी एक व्यक्ति के पास चली गई तो उसी को आप लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप। यानी वो किसी की सुनेगा नहीं, उसे लगे कि उसे अपने हिसाब से काम करना है तो अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो इसी को आप लोग डिक्टेटरशिप, तानाशाही कहते हैं। तो राजा जो हुआ करते थे वो तानाशाही ही हुआ करते थे, हाँ या ना? हाँ सर, राजा जो हुआ करते थे वो तानाशाही हुआ करते थे, उनको जो करना था कर लिया। दिल्ली सल्तनत जब आती है, जब गुलाम वंश से जब आप लोधी वंश की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि दिल्ली वंश में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जो अपनी मनमर्जी से काम किया करते थे। भाई मनाया तो किसी को छोड़ दिया, नहीं मनाया तो सूफी संत को भी उठा करके पैरों के तले जो है वो कुचलवा दिया। सूफी संत, सूफी समझते हो ना, इस्लाम की वो शाखा जो बड़ी शांत रहती है, सौम्य रहती है, और सिर्फ जो कहते हैं ना ईश्वर, हमारे शब्दों में सिर्फ ईश्वर की अप्रोच होती है उनकी, गाते रहते हैं। हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गाना आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये बेसिकली वो ईश्वर की शरण की बात होती। तो एक सूफी संत जिसने कुछ किया ही नहीं है, आपने उसको तो हाथी के पांव के तले कुचलवा दिया, लेकिन उसी के बिसाइड में कई ऐसे खूंखार लोग, हत्यारे लोग, आपने उसको छोड़ दिया। तो राजा भाई सन की है, वो कुछ भी कर सकता है। तो दरअसल जो राजा है उसको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज की डेमोक्रेटिकली ये तीनों ही पावर उसके पास है, और हमें समझ में आ गई है कि जब ये तीनों ही पावर किसी एक व्यक्ति के पास हो जाए तो वो राजा या वो व्यक्ति जो है डिक्टेटोरियल तरीके से बिहेव कर सकता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो समय के साथ जब हम लोग कहाँ आ गए, जब एंशियंट और मिडावल छोड़ करके हम मॉडर्न इंडिया में घुसने लग गए, या मॉडर्न वर्ल्ड में घुसने लग गए, इंडिया गलत शब्द है, मॉडर्न वर्ल्ड में घुसने लग गए, तो मैक्सिमम देशों को ये चीज समझ में आ गई कि यार ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। एक तो इसमें ना फेयर तरीका नहीं मिलता किसी को, कि जैसे कि कोई योग्य है, इफ समवन इज वेरी कॉम्पिटेंट, और उसके ऊपर इनकॉम्पिटेंट रूल करने लग जाए तो ठीक नहीं है। तो रूल तो वही करे ना जो कॉम्पिटेंट है। हालांकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी। एक आईएएस ऑफिसर जिसके बारे में मैं अभी बात भी करूंगा, वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटेंट है कंपैरेटिवली उसके जो उसके ऊपर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, जो शराबी है, रेपिस्ट है, जो ना जाने कितने ही क्राइम करके बैठा है, हत्यारा है, मर्डरर है, डकैती कर चुका है, हो सकता है ना जाने उसने कितने ही लीगल काम कर रखे हो, बिकॉज ही एंड शी इज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो कॉम्पिटेंट बंदे के ऊपर हावी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसको और गहराइयों से समझेंगे। ज्यादातर देशों को समझ में आने लग गया कि जो एंशिएंट और मिडावल वर्ल्ड में हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और उसको हमें एक अलग ही तरीके से उसे मॉडर्न वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना है अगर देश दुनिया को सही तरीके से चलाना है तो इसमें सर रोल प्ले किया है सुकरात से लेकर के, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सुकरात से लेकर के कार्ल मार्क्स जैसे सरीखे लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा थ्योरीज दी हैं। उन्हीं थ्योरी का रिजल्ट है कि उसका एक ब्लूप्रिंट आज हमारे पास है, जिसे आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं। और इसमें सर भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन की। अगर अमेरिका की क्रांति ना हुई होती तो मॉडर्न वर्ल्ड में आज ये जो डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलता। 1776 में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो उससे सर कॉन्स्टिट्यूशन का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंसेप्ट आया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कंसेप्ट तो इंग्लैंड में ऑलरेडी था, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो इंग्लैंड ने ही दिया था। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया। उसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में ये बात लिखी गई कि वहां पर है ना डेमोक्रेसी होगी। उन्होंने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कही, यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कही जो लोगों को चलाएगी, ना कि तानाशाही और ना ही राजा महाराजाओं वाली गवर्नमेंट।
तो यहां से इस चीज का सूत्रपात हुआ, यहां से इस चीज की बिगिनिंग हुई। सर डेमोक्रेसी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डेमोक्रेसी आ गई। दुनिया में हर वो देश जो अपने देश को बहुत अच्छे से चलाना चाहता है तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप पावर दे दीजिए। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो भी 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। इंडिया में नहीं सर, पूरी दुनिया में ही 3 पिलर पर टिकी हुई है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के ऊपर, दूसरी हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव के ऊपर, और तीसरी हम बात करेंगे जुडिशरी के ऊपर। तो जिस तरीके से अमेरिका ने वो डिक्टेटरशिप तरीका हटाने के लिए तीनों ही पावर किसी और को दे दी है, एग्जीक्यूटिव पावर उन्होंने किसी और को दे दी, लेजिस्लेटिव पावर उन्होंने किसी और को दे दी, और जुडिशियल पावर किसी और को दे दी। तो जब एक ये तीनों पावर एक व्यक्ति के पास है, वही तीनों पावर उन्होंने किसी अलग अलग व्यक्ति को दे दी, तो इससे क्या हो गया कि सर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है कि कुछ भी हो, डिक्टेटरशिप होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये तीनों एक साथ ना आ जाए। और जो साफ है कि नहीं होंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है इंसानों में रहते ही हैं, तो इन्हें एक साथ नहीं चल पाएंगे, और चल गए तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। कम से कम ऐसा ऑप्शन आज तक तो हमें देखने को मिला नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की पावर हम लोगों ने सर अलग अलग कर दी। यही है डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट मॉडल। इंडिया ने भी उसी मॉडल को फॉलो किया। अंबेडकर जी ने कहा कि मैं भी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा और डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चले, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में भी मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है सर। डेमोक्रेसी के 3 पिलर तो कॉन्स्टिट्यूशनली है, इसका चौथा पिलर भी है बच्चे, और एक 5वां पिलर भी है। चौथे पिलर में आप लेकर के आते हैं मीडिया, और 5वें पिलर में लेकर के आते हैं आप लोग सोशल नेटवर्क। ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के दोनों जो पिलर हैं, ये बाहर से, मतलब संवैधानिक रूप से हम इन्हें पिलर नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को मजबूत करने में इनका रोल है। ठीक है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में जो है इनका रोल आता है। अब देखिए कि अगर किसी आम व्यक्ति का कोई मुद्दा है और उसे नेशनल लेवल पे जाना है और कोई मीडिया वगैरह अटेंशन नहीं दे रहा, तो फेसबुक वगैरह जो माध्यम है उस पर वीडियो बनती है, और देखिए कैसे अचानक ही वायरल हो जाती हैं चीजें, शेयर पे शेयर होती हैं, लोग देखते हैं, वायरल हो जाती है। हम सेकंडों में देख लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ था, हाँ या ना। अभी हम बैठे हैं, हमें पढ़ रहे हैं, अचानक हमें न्यूज मिल जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरीके की घटना घट गई, और ठीक 10 मिनट पहले घटी है। बोलो हाँ या ना। तो सोचिए 10 मिनट के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो डियर जी, वो किसके बदौलत हो पा रहा है? या तो मीडिया की बदौलत हो पा रहा है सर, या सोशल नेटवर्क की बदौलत हो पा रहा है। या तो मीडिया ने उस न्यूज को दे दिया, या सोशल नेटवर्क ने दे दिया। मुझे लगता है कि मीडिया से ज्यादा सोशल नेटवर्क जो है वो प्रभावशाली हो गया, क्योंकि मीडिया को वहां जाना पड़ेगा उस न्यूज के लिए, और सोशल नेटवर्क में आप और मैं वहीं खड़े हैं। हम सोशल नेटवर्क में हमने वीडियो बनाई, हमने अपने पेज पे डाल दी, और वो वहां से शेयर होते होते पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो यानी मीडिया से ज्यादा सशक्त जो है आज के टाइम पे सोशल नेटवर्क दिख रहा है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में जो है इनका बड़ा रोल है। तो 2 अलग से, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल है। तीनों के सर अपने अपने रोल हैं, क्योंकि हम लोगों ने तीनों की पावर अलग अलग व्यक्ति को दे दी है। जुडिशरी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने कह दिया है कि साहब आपके पास पावर होगी, और अगर प्राइम मिनिस्टर है तो हमने उनको कह दिया कि साहब आपके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, और जो प्रेसिडेंट है हमने उनको कह दिया कि साहब आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी। ये 3 पावर हमने बांट दिया। अब होता क्या है कि तीनों का अपना एक रोल है। भाई आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होने वाली, और वो होंगी तो देश या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा, या फिर लेक्स रेक्स अच्छे तरीके से काम करेगा। लेक्स रेक्स का मतलब होता है सर रूल ऑफ लॉ। समझ में आई कहानी? लेक्स रेक्स का मतलब होता है सर रूल ऑफ लॉ, यानी जहां कानून की ही चलती हो। अब मेन रोल प्ले क्या करता है सर? कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, चाहे वो लॉ तो संविधान के अंदर हो, चाहे संविधान से बाहर हो। अब देखो, अगर कोई लॉ मुझे बनाना है, इस किताब के अंदर मुझे ऐड करना है, इसका मतलब है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है।
और ये लॉ बनाया किसने? सर ये लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट। यही पार्लियामेंट अपनी तरफ से लॉ बना सकती है, लेकिन वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो। तो ऐसे लॉ को हम लोग किस रूप में जानते थे? स्टैट्यूटरी लॉ में। ठीक है। और हो सकता है सर पार्लियामेंट वो लॉ ना बना करके सिर्फ प्रेसिडेंट ही बनाए। तो प्रेसिडेंट जब वो लॉ बनाएगा तो उस लॉ को आप लोग एग्जीक्यूटिव एक्शंस बोलते हैं। तो एंटायर पार्लियामेंट बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ना लेके जाए तो स्टैट्यूटरी है। सिर्फ प्रेसिडेंट बनाए तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, या फिर आप उसे ऑर्डिनेंस भी बोल देते हैं। और पार्लियामेंट बनाए और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो मतलब आप देखेंगे मेनली जो रोल है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का है। समझाता हूं सर। ये जो 18+ वाले लोग हैं, भारत की जो जनता है, ये चुनती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किसके थ्रू? लोकसभा के थ्रू। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और यही 18+ वाले लोग चुनते हैं विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, और यही लेजिस्लेटिव अपने में से चुनती है किसको? राज्यसभा को। हाँ या ना? हाँ है सर। तो ये जो बच्चे लोकसभा और राज्यसभा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये डायरेक्ट हैं, ये और इनडायरेक्ट है। अब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर है, अब जैसे कि ये ले लेते हैं, ये राज्यसभा है, लोकसभा। अब सर लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन्हीं दोनों का काम है लॉ बनाना। तो लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर जाएंगे उनको हम कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही है लेजिस्लेटिव। लो हाँ या ना? हाँ सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वही है लेजिस्लेटिव। अब सर होता क्या है कि जो लोकसभा राज्यसभा में पहुंच गया, उसमें से कुछ खास लोग या कुछ वो लोग जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनको लगता है कि वो देश अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उन लोगों को निकाल करके सर हम ले जाते हैं कहाँ पे? मिनिस्टर के लेवल पे। यानी इन सबको बनाया जाएगा मिनिस्टर। और मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं? मिनिस्टर्स जो होते हैं सर वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक स्टेट मिनिस्टर होता है, एक स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, एक डिप्टी मिनिस्टर होता है। तो 4 तरह के मंत्रियों को जोड़ करके आप एक काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं मिनिस्टर का कॉम्बिनेशन, और इसे हमने नाम दे दिया यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो इसे हमने नाम दे दिया यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। कहानी समझ में आ गई? इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सर एक मिनिस्टर होगा जो बड़ा हेड होगा, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर भी कहेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब जिनके साथ भी मंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल है, वो सारे के सारे कहां से आए हैं? लोकसभा और राज्यसभा में से ही आए हैं। और अगर कोई लोकसभा राज्यसभा से नहीं है, फिर भी वो मंत्री बन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के अंदर अंदर सर इन दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना उसके लिए मैंडेटरी होगा। भाई प्राइम मिनिस्टर भी बिना एमपी के हुआ जा सकता है, प्रेसिडेंट उसकी अपॉइंटमेंट दे सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसके लिए उसको 6 महीने का समय देगा, और 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी एक हाउस का मेंबर बनना होगा। ये कहानी है। यानी जितने भी मंत्री हैं आप समझ के चलिएगा कि ये बिना एमपी के मंत्री नहीं है, और अगर मंत्री बन गए तो उनको एमपी बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो एस जयशंकर हैं। बोलो हाँ या ना? तो एस जयशंकर को सबसे पहले विदेश मंत्री बनाया गया है, और उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद बनाए गए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इसके बारे में नॉलेज हो तो इसका मतलब है कि पहले तो मंत्री बन गए और विधानसभा से होते हुए राज्यसभा में लेकर के आए गए। ठीक है। तो राज्यसभा के वो मेंबर हैं, यानी एमपी और एमपी हैं, तो इसका मतलब है कि वो मिनिस्टर भी हैं। तो सर एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि जो भी मंत्री होगा सबसे पहले वो लेजिस्लेटिव होगा, बाद में वो एग्जीक्यूटिव होगा। क्योंकि जिनके साथ मंत्री शब्द का इस्तेमाल है वो एग्जीक्यूटिव है, और जिनके साथ मंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं है, मंत्री के अलावा जो बच गए, यानी जो सिंपल एमपी बच गए, वो लेजिस्लेटिव है। अब आप आंख बंद करके सोचो कि सर भारत में जो ग्रुप डी के अंदर जो व्यक्ति एक बार जॉब लगता है, और खासकर वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जब उसकी एक्सप्लोटेशन होती है तो उसकी एक्सप्लोटेशन कौन करता है? सर उसके ऊपर वाला रैंक वाला बंदा, यानी ग्रुप सी वाला। यानी क्लर्क भी जो है वो ग्रुप डी वाले को धमका सकता है, ग्रुप डी वाले को ग्रुप सी वाला, ग्रुप सी वाले को ग्रुप बी वाला, ग्रुप बी वाले को ग्रुप ए वाला। अब ग्रुप ए पे पहुंच जाओ, अब बन गया आईएएस ऑफिसर।
आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपने देखा क्या ये तो सिस्टम गड़बड़ है। मतलब सर, मतलब ये कि मैं आईएएस ऑफिसर बना, मैंने अपना पूरा का पूरा है ना जो नॉलेज है, ज्ञान है, मेहनत है, सारी चीज एक जगह डाल दी, खूब मेहनत की, आईएएस बना सर, कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो एमएलए है, मैं एमपी की भी बात नहीं कह रहा, जो एमएलए है वही हावी पड़ रहा है। मुझे याद तो क्या ही है कि आजकल सोशल नेटवर्क का जमाना है, तो वीडियोस वगैरह कुछ आ ही जाती है ऐसी। तो एक बहुत फेमस आईपीएस हैं अंकिता शर्मा करके, आप देखना चाहें तो देखिएगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा उनको देख करके कि यस, जिसे हम लोग कहते हैं ना ऑफिसर, गद्दावर ऑफिसर, तो अंकिता शर्मा कुछ वैसी ही आपको दिखेगी, गद्दावर ऑफिसर्स, है ना, यूट्यूब पे भरा पड़ा है आजकल। तो फैन पेज अलग अलग से चलते हैं, ना जाने किन 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 के फैन पेज आजकल है ना। सिर्फ नेता ही फेमस नहीं होते आजकल, है ना, ऑफिसर भी फेमस होते हैं, और आजकल टीचर भी फेमस होते हैं। लॉकडाउन ने एक चीज तो दे दी है कि टीचरों को भी फेमस करना शुरू कर दिया है कि नहीं? तो टीचर भी फेमस हो रहे हैं, जबकि कभी ऐसा होता नहीं था कि टीचर फेमस हो। अगर कोई टीचर आगे जाकर के प्रेसिडेंट बन जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, तो वो एक अलग से इंसिग्निया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, तो एक अलग चीज है। जिनके नाम पे टीचर्स डे आता है, सम्मान आप कितना ही कर ले लीजिए, लेकिन अगर इतिहास में देखेंगे तो फेमस बहुत कम हुए। लेकिन कोविड का आप धन्यवाद कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सर, नेटवर्क या इंटरनेट इतना ज्यादा फैल गया है कि अब कोई भी व्यक्ति जिसमें टैलेंट है, चाहे किसी भी प्रोफेशन हो, वो फेमस हो सकता है। एक जोमेटो डिलीवरी वाला भी सिर्फ अपनी स्माइल की वजह से फेमस हो सकता है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। तो सर, अब वो आईएएस ऑफिसर को लगेगा कि यार मेरे ऊपर तो एक एमएलए भी दबदबा रखता है, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास पावर है। और देश जो है वो दो लोगों से चलता है, एक वो जो एग्जाम के थ्रू आते हैं, और एक वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लेजिस्लेटिव है, और जो आईएएस है, आईपीएस हैं, वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव है। आपको ये थोड़ा सा समझना होगा, वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव हैं। अब जो आईपीएस है वो भी एग्जीक्यूटिव है, और जो आईएएस है वो भी एग्जीक्यूटिव है। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि उनका काम ही है पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करना। मोदी जी ने कहा है कुछ काम करने के लिए, तो स्टेट में वो अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कौन कराएगा? यही तो कराएंगे ना, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराएंगे आईपीएस। और आईएएस जो है वो जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। होता है ना, एक डीएम होता है, एक डीसी होता है, दोनों के काम अलग अलग होते हैं, दोनों आईएएस ही होते हैं। लेकिन डीएम का काम कुछ और होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर पे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है। और डीसी का काम होता है रेवेन्यू के ऊपर, है ना। तो डीएम और डीसी दोनों अलग अलग चीज होती है, तो मर्ज मत करना। डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट, है ना। तो दोनों के काम अलग अलग होते हैं। कलेक्टर, कलेक्टर क्या कलेक्ट क्या कर रहे हो? रेवेन्यू से, रेवेन्यू का पार्ट, ठीक है। तो वो एमएलए बनने की कुछ सोचेगा, एक आईएएस जो है वो सोचेगा यार मेरे ऊपर तो हावी हो रहा है एक एमएलए भी, काश मैं एमएलए बन जाऊं। वो एमएलए भी बन गया। एमएलए बनने के बाद लगता है यार मैं तो स्टेट में ही रह गया, मुझे तो एमपी बनना चाहिए, ताकि नेशनल लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में रोल प्ले कर सकूं। वो एमपी बन गया। एमपी बनने के बाद उसे लगेगा कि यार मैं तो सिर्फ लेजिस्लेटिव रह गया, मजा तो मिनिस्टर बनने का है। वो मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर बनने के बाद भी वो सोचता है कि यार मजा तो है ना कैबिनेट मिनिस्टर बनने का है, सिंपल स्टेट मिनिस्टर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो वो कैबिनेट भी बन गया। और जब कैबिनेट बन गया तो वो सोचेगा कि यार मजा तो प्राइम मिनिस्टर बनने का है, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। और जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब उससे ऊपर तो कुछ है नहीं डियर जी। आप सोचिए भाई, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है भारत में, प्राइम मिनिस्टर के नीचे नीचे हैं सब। पावर वाइज तो प्राइम मिनिस्टर के बराबर को है ही नहीं। तो सर, प्राइम मिनिस्टर अब सोचता होगा, प्राइम मिनिस्टर दो काम करेगा, या तो अब नीचे वालों को सबको दबाएगा, या प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, बोला जो मैंने पाना था, वो जो अचीव करना था वो कर लिया, अब मैं इससे ऊपर तो कुछ अचीव कर नहीं सकता, मैं या तो यहीं रहूं या सब कुछ त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करूं, बुढ़ापा ही गया। खैर, मैंने जो ये ऑर्डर बताया है ये सारी की सारी इच्छाएं हैं। आदमी कैसे आगे से आगे से आगे से बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप ऊंची चोटी पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद क्या? इसी तरीके से आप सोचिए, जो सिर्फ एमपी हैं और जो एमपी से निकल करके मिनिस्टर बन गए, तो कहीं ना कहीं एमपी के बीच में मिनिस्टर को लेकर के तलखियां तो होंगी, या कहीं जैसे कहते हैं ना ह्यूमन टेंडेंसी, जेलसी जेलसी तो होगी, यार ये तो मिनिस्टर बन गए और हम सिर्फ एमपी रह गए। तो सर, अब
अब रुकिएगा, अब खेल है यहाँ पर सारा का सारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव होगी वो लेजिस्लेटिव को लेकर के रेस्पॉन्सिबल होगी, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लेजिस्लेटिव को लेकर के होगी। मतलब सर, मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव जो काम करेगी, क्योंकि पावर तो यही है सारे के सारे, एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगी वो परमानेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक वो लेजिस्लेटिव के पास ना पहुंच जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये बात समझिएगा, जो मंत्री है वो पहले लेजिस्लेटिव है, बाद में वो एग्जीक्यूटिव है। तो डियर जी, जो वो पहले है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मंत्री बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, आप जो लाना चाहते हो एक बार लेके आ सकते हो, लेकिन अगर उसे परमानेंट करना है तो आपका जो प्राइमरी फंक्शन था लेजिस्लेटिव का, आपको वो पहले पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री भी तो ऐसे नहीं बन जाएगा ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तो सांसद ही बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा भी किसी एक हाउस से। अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं अब लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं करूंगा, लेजिस्लेटिव फंक्शन तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका प्राइमरी रोल यही है। और जिन लोगों ने YouTube चैनल पे मेरे एक्ट्स वगैरह के पार्ट पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के टाइम पे कोई भी व्यक्ति पहले एग्जीक्यूटिव होता था फिर बाद में लेजिस्लेटिव होता था, है कि नहीं? और ओवर द टाइम उनको समझ में आ गया कि किसी को पहले लेजिस्लेटिव बनाओ फिर बाद में एग्जीक्यूटिव बनाओ, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन आप एग्जीक्यूटिव नहीं प्ले कर सकते, आपका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होना चाहिए। तो सर जो लेजिस्लेटिव होंगे वो लेजिस्लेट करेंगे। अच्छा, किस चीज को लेजिस्लेट करेंगे भाई? कोई पॉलिसी को, कोई लॉ को लेजिस्लेट करेंगे। यानी किसी भी लॉ के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उस लॉ के अंदर लेजिस्लेशन करना यानी कोई कानून बनाना लेजिस्लेटिव का काम होगा, और उस लेजिस्लेशंस की इंप्लीमेंटेशन करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का होगा। इंप्लीमेंटेशन सर, हाँ इंप्लीमेंटेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ना हरियाणा के हिसार के एक गांव में इंप्लीमेंट करना कौन करेगा सर? वो तो डीएम करेगा। समझ में आगे कि नहीं आगे कहानी? और डीएम कौन होता है सर? एग्जीक्यूटिव के भी दो पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक परमानेंट होती है, एक टेम्पररी होती है। ले आओ एक पेज जोड़ लेते हैं। और जो मैंने एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की है वो एग्जीक्यूटिव दो पार्ट की होती है सर। एक वो एग्जीक्यूटिव होती है जिसे मैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कहता हूं, एक वो एग्जीक्यूटिव होती है जिसे सर मैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहता हूं। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, जिसे आप लोग आईएएस वाईएएस कहते हैं या फिर सेक्रेटरी भी कह देते हैं इनको, जितने भी जिन सब के साथ सेक्रेटरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है सर, सारे के सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो बेटा अगर भारत में कुछ भी आपको इंप्लीमेंट करना है तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के थ्रू ही आपके पास जाना पड़ेगा। तो आपने लेजिस्लेशन किया, आपने उसे इंप्लीमेंट किया, लेकिन आप रुकिएगा एक बार, जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिस लेजिस्लेशन की, जिस लॉ की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्या वो लॉ रैशनल है? क्या वो कानून तर्कसंगत है? क्या वो कानून तार्किक है? क्या वो कानून किसी चीज का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के किसी भी पहलू का, संविधान के किसी भी पार्ट के साथ वो छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है क्या? तो सर ऐसे लॉ की फिर जांच करने का जो काम होगा, उस लेजिस्लेशन का जो जांच करने का काम होगा वो जुडिशरी करेगी, हाँ है ना? तो एक का काम बनाना था सर, एक का काम उस देश में लागू करना है, और दूसरे का काम है उसकी जांच करना, यानी स्क्रूटिनी। और उसकी स्क्रूटिनी अगर मैं कर रहा हूं, उसकी जांच कर रहा हूं, तो स्क्रूटिनी के अंदर मुझे दो चीजें मिल सकती है। या तो ये कानून सही है और किसी चीज की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, इसके पीछे जो प्रोसेस था कानून को बनाने का वो भी रैशनल है, कुछ भी किसी तरह की दिक्कत नहीं, वो कानून माफी चाहेंगे इंप्लीमेंट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कानून इरेशनल है, किसी दूसरी टेरिटरी में जाकर के रोल प्ले कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, नॉट रेस्पेक्ट द लॉ, तो सर बहुत हद तक ये संभावना है कि जुडिशरी उस लॉ को क्या कर दे? रद्द कर दे, नल एंड वॉइड कर दे। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि बच्चे तीनों ही पावर जब किसी एक व्यक्ति के पास आ जाएगी तो वो व्यक्ति ये बिहेव करेगा, बोलो हाँ या ना? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि एक बात बताओ, हु इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव? आप कहेंगे सर पीएम। एंड हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट। लेकिन
सर होता यह है कि इंदिरा गांधी ने यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए प्रेसिडेंट को बाउंडेड कर दिया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रेसिडेंट जो है वो बाउंडेड है यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब है कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? सर रियल एग्जीक्यूटिव तो फिर प्राइम मिनिस्टर होगा ना। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर दोनों का ही हेड है, एग्जीक्यूटिव का भी और लेजिस्लेटिव का भी। और यही वजह है कि अब वो व्यक्ति जो है अपने आप को और ज्यादा पावरफुल होने के लिए, मतलब अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए, वो किधर जाना चाहेगा? वो जाना चाहेगा जुडिशरी के ऊपर, कि यानी ये अगर मेरे पास मिल जाए, ये मेरे अंडर आ जाए, मेरे अंडर फंक्शन करे, तो सीधी सी बात है तीनों ही पावर मेरे पास आ जाएगी। और जब तीनों ही पावर मेरे पास आ जाएगी तो डेफिनेटली मैं जो करना चाहूंगा फिर मेरे सामने किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। यही गड़बड़ की थी इंदिरा गांधी ने 1976 में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो केशवानंद भारती का जो मामला था, केशवानंद भारती के मामले में 7 और 6 का वर्डिक्ट था। 7 लोगों ने उसके मतलब अगेंस्ट में और 6 उसके फेवर में थे। केशवानंद भारती का जो केस था उसके फेवर में 7 थे और अगेंस्ट में 6 थे, कि मतलब पार्लियामेंट की जो अप्रोच है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या हो, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये मैं आगे आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जब इंदिरा गांधी को दिखा कि जो अगेंस्ट में थे, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जिन्होंने फैसला दिया था, उनमें से जो सीनियर 4 थे, सॉरी जो सीनियर 3 थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले बनना था, उनको हटा करके चौथा जो व्यक्ति था जिसने गवर्नमेंट के फेवर में बात की थी, एन रे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था 1973 में। ये गवर्नमेंट का गड़बड़ था। और ऐसा ही 77 में भी इंदिरा गांधी ने किया था, जब एमयू बेग को 2 अपने सीनियर जजों को सुपरसीड करा करके तीसरे नंबर पे थे एमयू बेग, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। इसलिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी 1998 में सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोलनी ही पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होगा वो हमेशा सीनियर मोस्ट मेंबर ही होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा सीनियर मोस्ट मेंबर ही होना चाहिए। अब किसी जूनियर को, मतलब मैं अगर सीनियर हूं और मेरे से कोई जूनियर है, तो आप किसी जूनियर को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना पाओगे अगर सीनियर अवेलेबल है। तो ये बात कह दी गई, क्यों कह दी गई वो आप समझ रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट गड़बड़ ना करे। अगर इंदिरा गांधी ने जुडिशरी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, क्यों कोशिश की है, वो अब आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि तीनों ही पावर वो चाहती है। और अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जुडिशरी के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में बहुत सारे केसेस आए हैं। स्टेट यानी जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि सारा कंट्रोल मेरे पास हो, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी, और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को मजा चखा रही है हर बार। तो गवर्नमेंट उस चीज को उल्टा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर डालती है। 1976 में इतने अमेंडमेंट कर दिए इंदिरा गांधी ने कि वो अपने आप में एक अमेंडमेंट जो है वो संविधान का एक हिस्सा ही बन गया है। इसलिए उसे कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, इतना तो आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन 76 के बाद सर जब उनकी गवर्नमेंट गई 77 में इमरजेंसी के बाद और नई गवर्नमेंट आई, तो उन गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी की बहुत सारी जातियों को ठीक कर दिया है। वो आज हम इमरजेंसी के प्रोविजंस में पढ़ेंगे भी। लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उससे मुझे एक चीज पता चल गई कि अगर तीनों ही पावर किसी एक व्यक्ति के पास चले जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये बात अम्बेडकर भी जानते थे, इसलिए अम्बेडकर ने काम किया। अम्बेडकर जी ने कहा कि जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं, क्योंकि मैं एक चीज समझ रहा हूं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, और होते भी हैं, क्योंकि यहाँ भी पीएम बैठा है, यहाँ भी पीएम बैठा हुआ है, तो क्यों फंक्शन तो प्ले होगा इसका। लेकिन अगर मैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ना करूं तो कल को ये इस पे प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, और अगर ये इस पे प्रभाव डालने के करेंगे, अगर जुडिशरी ही इफेक्ट हो जाएगी तो फिर आपका जस्टिस सिस्टम भी इफेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका जस्टिस सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा तो बच्चे एक सिविलाइज सोसाइटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है वही खत्म हो जाएगा। यानी वहां पर कोई सिविलाइज सोसाइटी रहेगी नहीं। इफ देयर इज नो जस्टिस देयर इज नो सिविलाइज सोसाइटी। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीएम्बल में, जस्टिस इज द एपिटम ऑफ द सिविलाइज सोसाइटी। अब आप समझ रहे हैं तो जुडिशरी को हमने कितनी जगह दे रखी है, लेकिन जुडिशरी की भी एक अपनी एक लिमिट है, अपनी एक टेरिटरी है।
उस टेरिटरी में ही रह करके काम कर सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल जुरिस्प्रूडेंस। तो इसकी अपने टेरिटरी, इसकी अपने टेरिटरी, इसकी अपनी टेरिटरी, और फिर काम करो अपना चेक्स एंड बैलेंस के साथ। चलो सर, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया कि जुडिशरी वही काम करेगा जो लगेगा कि जो संवैधानिक गलत है उस पर ही एक्शन लेगा। नरेंद्र मोदी 2014 में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप देखिएगा, अब आप इस चीज से समझिएगा कि जो व्यक्ति जुडिशरी पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाए, समझ जाइए कहीं कहीं उसकी अप्रोच में गड़बड़ी है। 2015 में अमेंडमेंट करवाया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया। और उस कमीशन में यह बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम से, जो आजकल न्यूज में चल रहा है, उस सिस्टम में गड़बड़ी है। उस सिस्टम में नेपोटिज्म आता है, भाई भतीजावाद आता है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन के मेंबर और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जैसे लोग भी होंगे, और तब जाकर के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है बेटा, लेजिस्लेटिव का काम है ना प्राइमरी, तो तुम्हारा काम कर लो। इन्होंने एनजेसी का एक ड्राफ्ट बनाया, उसको पास करा दिया, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, उसको भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। और सुप्रीम कोर्ट तब तक एक्शन नहीं लेगा जब तक कि ये फुल प्रूफ ना हो जाए, यानी जब तक ये कानून बन ना जाए। जैसे ही एग्जीक्यूटिव ने उस पर अपनी मोहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काम करो, आप इंप्लीमेंट करोगे, इससे पहले इस लॉ को हमारे पास लेके आओ। हम इसकी वैलिडिटी की जांच करना चाहेंगे, इसकी रैशनैलिटी की जांच करना चाहेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कर रही है। सर, जब वो लॉ लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी जांच करनी शुरू की तो पता चला कि एनजेईसी सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को छीन रहा है। और हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर जो हैं, जिससे हम प्यार से फाउंडिंग फादर भी कह देते हैं, सर हमारे फाउंडिंग फादर नहीं चाहते थे कि जुडिशरी पे किसी भी तरह की जाती हो, एटलीस्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के थ्रू, या ये कह लीजिए एग्जीक्यूटिव के थ्रू। इसलिए तो जुडिशरी को आपने इंडिपेंडेंट रखा। तो डियर गवर्नमेंट, डियर एग्जीक्यूटिव, आपने जो लॉ बनाया है वो लॉ सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को छीन रहा है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, आप हमारे इंडिपेंडेंस छीन रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा लॉ वैलिड नहीं है, इसलिए तुम्हारा लॉ रैशनल नहीं है, इसलिए मैं आपके लॉ को क्या कर रहा हूं, नल एंड वॉइड कर रहा हूं। सर नो? हाँ सर, देखा कितनी गंभीर चीज है, जुडिशरी ने कैसे खत्म कर दिया। आजकल न्यूज में अगर आप देख रहे हो तो मोदी जी जुडिशरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मोदी जी के नीचे जो बागड़ बिल्ले हैं सब जुडिशरी के बारे में बोल रहे हैं। बकायदा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी जुडिशरी के अगेंस्ट डिसीजन देने की कोशिश की। आप समझिएगा, वो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसलिए गवर्नमेंट जो कर रही है वो जनता के हित में ही कर रही है, क्योंकि जनता ने ही कहा है कि आप कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम पे एक्शन ले लेते हैं, इसलिए हम जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं देते। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट मेथड बनना चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर की अपॉइंटमेंट की बात हो सके। ये बात है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और ऐसा ही कोई स्टेटमेंट जो है किरण रिजिजू, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी दे रहे हैं। मैंने कल ही पढ़ा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, उस कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो उलझे रहते हैं, जिससे काम में फर्क पड़ता है, वो बिजी बहुत रहते हैं, काम में फर्क पड़ता है, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। तो देखिए इनकी तर्क, देखिए कैसे, इनकी बोलने की बात देखिए कि ये कैसे कर रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर एक या गवर्नमेंट जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस में के थ्रू आती है, प्रोसेस डेमोक्रेसी है, इलेक्शन मेथड है, ये चीज अगर गवर्नमेंट पे अप्लाई होती है, यूनियन गवर्नमेंट पे, तो यही चीज तो दिल्ली गवर्नमेंट पे भी तो अप्लाई होती है ना, है कि नहीं? दिल्ली गवर्नमेंट भी तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, तो फिर आप उसके साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ छेड़खानी क्यों कर रहा है? तो आप समझिएगा कि इसी को शास्त्रों में दुगलापन कहा गया, कि गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कहती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, और दूसरी तरफ दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं, उनको वो पोक करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, यानी वो जो करना चाहते हैं उनको वो करने नहीं देते, क्योंकि स्टेट लिस्ट की सारी चीज दिल्ली गवर्नमेंट को मिली हुई है, बस पुलिस
और पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन तीनों चीजों पे वो एक्शन नहीं ले सकते। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इस पे वो एक्शन नहीं ले सकते कि स्टेट लिस्ट में हर चीज पे, बस 3 चीज को छोड़ करके, एंट्री नंबर 1, 2 एंड 18, इन पे वो एक्शन नहीं ले सकते। खैर, बढ़ो आगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर बच्चे सबकी? यहाँ तक बता दो फटाफट। और क्योंकि सर एग्जीक्यूटिव का प्राइमरी फंक्शन लेजिस्लेटिव है, इसलिए एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगी उसके लिए वो लेजिस्लेटिव के पास जाएगी परमानेंट करने के लिए। इसलिए बोला गया एग्जीक्यूटिव शैल बी, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। मतलब बेटा तुम जो भी करोगे ना वो हमारे सामने लेकर के आओगे। तो एक बात बताइए, विन विन सिचुएशन हुई कि नहीं हुई? अगर आप एमपी से मिनिस्टर बन भी गए, अगर आप एमपी से मिनिस्टर बन भी गए तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो भी बनाओगे उसके लिए हमारी परमिशन लेनी होगी। सिंपल सी कहानी, एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, आप कहोगे सर एक बार इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बता सकते हो? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये बात बोली गई है कि लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका 15% ही काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रह सकती है। उससे पहले 10% हुआ करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन में 10% का प्रोविजन था, 91st अमेंडमेंट में उसे 15% कर दिया गया। अब आप सवाल उठा सकते हो, सर एक बात बताओ, ये वो बागड़ बिल्ला है जो गवर्नमेंट से खफा हो गया। खफा इसलिए हो गया क्योंकि इसको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। सोचो, और जो 15% की लिमिट थी गवर्नमेंट ने वो पूरी भी कर दी। इसका मतलब है कि अब नया बंदा आ ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब नया पर्सन आ नहीं सकता और ये बंदा मुंह फुला के बैठा है और कहीं ना कहीं वो धमकी देने की भी कोशिश कर रहा है कि सर अगली बार तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आप समझिए कि 15% से आगे हम क्यों नहीं ले सकते? क्या वजह है कि 15% से आगे मेंबर नहीं लिए जा सकते? एक बात बताओ, लोकसभा का, अगर लेजिस्लेटिव की बात छोड़ दो, अगर आप ये कहोगे सर लोकसभा का 50% जो है आप ले लीजिए यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में, तो बेटा लेजिस्लेटिव की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में? एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में। तो एग्जीक्यूटिव की जो स्ट्रेंथ है, नंबर की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात अगर हम करें तो उसके हिसाब से हमारी जो लेजिस्लेटिव उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की कम होनी चाहिए। तभी तो आप कहेंगे ना कि एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि एग्जीक्यूटिव का नंबर सर बढ़ा देते हैं और लेजिस्लेटिव का कम कर देते हैं तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है। फिर लेजिस्लेटिव जो होगी, सॉरी जो एग्जीक्यूटिव होगी, फिर लेजिस्लेटिव को लेकर के रेस्पॉन्सिबल क्यों रहेगी? सोच के देखो भाई। अभी इसलिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि नंबर वाइज हम कम हैं, आप नंबर वाइज ज्यादा हैं। हेलो करण। और अगर उल्टा कर दो, एग्जीक्यूटिव के नंबर बढ़ा दो, यानी उनकी स्ट्रेंथ 50%, 55%, 30, 60% कर दो और लेजिस्लेटिव की स्ट्रेंथ घटा दो, तो फिर एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव तो नहीं रहेगा ना? बोलो हाँ है ना? और जब एग्जीक्यूटिव शैल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, अगर ऐसा हो गया तो सर फिर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में तैयार नहीं हो पाएगी। इसका मतलब फिर से वहीं आ गए आग के 3 पात, दिक्कत फिर से शुरू होगी। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए सर हमें 15% लेना पड़ रहा है, 15% से आप ज्यादा नहीं ले पा रहे, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव को लेकर के रेस्पॉन्सिबल करना है तो यही डाटा है। इसको बढ़ा दोगे तो फिर वो रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी तो मुबारक हो तानाशाही। ये भी एक तानाशाही का कहीं ना कहीं सबूत है। यहां तक बच्चे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे सवाल कीजिए। यहां तक डियर करण, सेशन जो होता है लास्ट दिनों में मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता, जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता, तो इसलिए आप लोग डियर लोकेश ऑलवेज वेलकम। आपको यही तो समझा रहा हूँ कि पॉलिटी जो है वो दरअसल कुछ हो रही है। जो हमारी किताबों में, चाहे हमें एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, दरअसल डॉट कनेक्ट्स नहीं होते। डॉट्स कनेक्ट कर गए तो पॉलिटी आपने सीख लिया। दरअसल मेरा ये मानना है कि अगर आपको पॉलिटी सीखनी है तो आपका जो अप्रोच है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर अप्रोच आपने अपना ली तो बच्चे पॉलिटी आपको लगेगा कि ये वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपने कंसेप्ट है। कंसेप्ट सीख गए तो मजा तो आना ही आना है।
चलिए जी, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह काम कर लिया हमने, तीनों पावर अलग अलग दे दी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया। क्यों एग्जीक्यूटिव का नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए? क्योंकि रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी वो। और सर जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो बात करते हैं परमानेंट और टेम्परेरी की भी। जितने भी मैंने बात की, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात कही, चाहे पीएम की बात कही, चाहे यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात कही, ये सारे के सारे बच्चे हैं तो टेम्परेरी, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाते हैं और हो सकता है 5 साल के बाद ये लोग वापस आ ही ना पाए। ऐसा होता कि नहीं होता? देखिए प्रेसिडेंट तो सर निसंदेह नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एक मात्र ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो लगातार 2 बार रहे, इसके बाद तो कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 2 बार रहा ही नहीं है, तो वो तो निसंदेह ही नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर वापस आ सकता है, जो हम देख भी रहे हैं, सेकंड कार्यकाल हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर हैं वो भी दोबारा आ सकते हैं, और हो सकता है दोबारा ना भी आए, सारे ना आए, कुछ आए कुछ ना आए। और जो लोग नहीं आते हैं वापस, आप उन्हीं को तो लैम डक सेशन कहते हैं ना। एक होता ना लैम डक सेशन, लैम डक सेशन मतलब सर, मतलब ये कि लोकसभा चुन ली गई 2019 में, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, नई नई लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, न्यू लोकसभा की। इसका मतलब 2014 से 2019 तक 5 साल के लिए जो लोकसभा के मेंबर थे, उनकी नई लोकसभा के इलेक्शन के बाद एक आखिरी लास्ट सेशन होता है, ठीक है? जो प्रीवियस लोकसभा थी ना, उसका लास्ट सेशन होता है। उस लास्ट सेशन में मेंबर बैठे हुए हैं, सारे मेंबर बैठे हुए हैं। इसमें से सर कुछ मेंबर ऐसे हैं जो न्यू लोकसभा का हिस्सा बन गए, क्योंकि वो उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा, वो जीत गए, वो वापस आ गए। लेकिन सर इसमें से कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो दोबारा नहीं चुने गए, यानी खत्म, 5 साल का इनका कार्यकाल खत्म, चुनाव नहीं जीत पाए, ये हार गए। और जो हार गए सर, इन्हीं को कहते हैं लैम डक। जो हार गए, जो नई लोकसभा का हिस्सा नहीं बने, और जो उसमें बैठे हैं जो नहीं है लोकसभा में, वही है लैम डक, है ना? तो सीधी सी बात है, ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट पे आ जाओ बेटा। एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, जब वो आईएएस बनता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है सबसे पहले, और डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखेंगे सबसे पहले उसे असिस्टेंट ही बनाया जाता है। 3-4 साल 5 साल तक असिस्टेंट ही रहता है, असिस्टेंट के बाद वो प्रमोट होता जाता है, रहता वो आईएएस ही है। एक टाइम आता है जब वो कलेक्टर भी बन जाता है, मैजिस्ट्रेट भी बन जाता है, यानी एक अच्छे रैंक पर पहुंच गया। तो जो हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट में आईएएस देखते हैं, दरअसल उनकी अप्रोच इतनी अच्छी नहीं होती, ये कह लीजिए इतनी औकात नहीं होती। हमारे हिसाब से उनकी औकात बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन जो टॉप लेवल के लोग बैठे हुए हैं, टॉप लेवल के जो आईएएस बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो सेक्रेटरी है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है ना, तो जिनके साथ सेक्रेटरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, सेक्रेटरी जनरल है सर, लोकसभा में एक सेक्रेटरी जनरल होता है, राज्यसभा में एक सेक्रेटरी जनरल होता है। जो सेक्रेटरी हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, असली पावर तो उनके पास है। तो उसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में है उनके पास इतनी पावर नहीं है। हमारे हिसाब से, जनता के हिसाब से बहुत पावर है, लेकिन असली जो आईएएस है, ज्ञानी आईएएस है, विजडम वाले आईएएस हैं, वो दरअसल सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। यूपीएससी 2 घंटे अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहे। चलो देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वालों के पास ज्यादा पावर होती ही नहीं है, वो तो सिर्फ खेल रहे होते हैं। चलो भाई खेलो खेलो खेलो, तुम खेलो, असली खेल तो है कहीं और, परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे। हम सब ने ये सुना है हिस्ट्री में कि सर एक बिरबल होता था, मतलब 9 रत्न होते थे, और उनके ऊपर एक बंदा बैठा होता जिसे अकबर कहते थे। अकबर कोई भी डिसीजन लेता था, उससे पहले वो उन 9
जो नवरत्न होते थे उनसे वो बात करता था। सारे पहलुओं पे विचार होती थी, सारे पहलुओं पे बात होती थी। और फिर जब अकबर को लगता था कि मुझे ये डिसीजन लेना है तो वो ले लेता था, चाहे उन नवरत्नों के फैसले के फेवर में हो, चाहे उन नवरत्नों के मेजोरिटी के अगेंस्ट में हो, मेजोरिटी के फेवर में हो या मेजोरिटी के अगेंस्ट में हो। ये आखिरी में डिपेंड करता था अकबर के ऊपर। और अगर वो पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट हो गई तो क्रेडिट अकबर को गया, पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुई तो क्रेडिट इसका भी अकबर को ही गया। यानी उसका फायदा और नुकसान दोनों ही जो है अकबर को लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से भारत में जो भी डिसीजन होते हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो किसानों से संबंधित जो कृषि लॉ थे, फार्म लॉ थे बनाए गए थे, फार्मर्स लॉ, चाहे उनकी बात हो, एग्रीकल्चर लॉ चाहे उनकी बात हो, चाहे मोदी जी इसके भी साइड में कुछ और करें, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए वो सेक्रेटरी से ही बात कर रहे हैं। बिना सेक्रेटरी के बात किए हुए वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि मोदी जी तो भैया चाय बेचते थे, वो खुद कहते थे। उनको थोड़ी नॉलेज है कि डिफेंस में जो हम AK-203 लेकर के आ रहे हैं आजकल, अगर आप न्यूज में सुन रहे हो तो भारत में अब इंसास राइफल हटा करके AK-203 जो है वो लेके आया जा रहा है। AK-203 की जो है अपनी एक कहानी है और बहुत लीथल वेपन है, बहुत ही बढ़िया वेपन है और इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है अब। जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी उसमें कोई सिविलियन बैठा करता था बंदा, और फिर वो गवर्नमेंट जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट देती थी वो अपने हिसाब से बना लेते थे, और आर्मी के कहते थे लो भी हमने बना दिया अब इस्तेमाल कर लो। आर्मी की बेचारी मजबूरी होती थी, वो इस्तेमाल करते थे अभी तक इंसास को। अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डिवाइड कर दिया है और उनके ऊपर जो है एक सर्विंग ऑफिसर वो बिठा दिया गया, मेजर जनरल रैंक का एक बंदा बिठा दिया गया। बोला भाई पहले तो ना कोई सिविलियन बंदा बैठा होता था, अब आप बैठिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, बोलिए, बनवाइए, और आपको लगे कि भैया ना ये अप्रूवल है तो अप्रूव दीजिए, ताकि सेना में ये इंडक्ट हो जाए। आपकी कहानी ये। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आप और मैं सोच सकते हैं कि ये करना चाहिए? हो सकता है मैं और आप सोच सकते हैं, लेकिन एक सेक्रेटरी जो डिफेंस का है, हो सकता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बात करे। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो सेक्रेटरी वो होते हैं जिसे आप ये कह सकते हैं कि रियल ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। भारत असली में इनके थ्रू चलता है। ये जितने भी नेता वेता आते हैं सब आते हैं पार्लियामेंट की कैंटीन में 10 रुपए 15 रुपए का खाना खा करके पेट भर के जाते रहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की कैंटीन का खाना 5 स्टार होटल का होता है। तो मजे ले रहे हैं वो लोग तो मजे ले रहे हैं, लेकिन असली में जो ब्रेन चल रहा है वो सेक्रेटरी का चल रहा है। इसलिए खेल सारा इनका होता है। और जिनके कंधों पे दावेदारी बहुत ज्यादा है देश को चलाने की, आखिरी में डिसीजन मानना ना मानना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बंदे का है। वो तो सिर्फ बोलते हैं, पर्दे के पीछे वो है और पर्दे के आगे मोदी जी। डिसीजन सही है तो मोदी जी का, डिसीजन गलत है तो मोदी जी का। आप गाली खाते हैं ना मोदी जी, मोदी जी ये मोदी जी वो, क्यों? क्योंकि डिसीजन तो नहीं का था। मानना ना मानना उनकी बात है, लेकिन सेक्रेटरी ने बोला कि भैया ऐसा करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। मोदी जी को लगा कि मास्टर स्ट्रोक है, मारा जा सकता है, मार देंगे, तो मार दिया। तो ये जो सेक्रेटरी हैं असली में जो भारत को चलाना है वो इनके कंधों पे। और थैंक्स टू दी सरदार पटेल जी, भारत में जो ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बच गई हैं, ये सिविल सर्विसेज बच गई हैं, जो ब्यूरोक्रेसी बच गई है वो सिर्फ सरदार पटेल की वजह से, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि नहीं ये स्टील फ्रेम है रहेंगे इंडिया की, इन्हीं की वजह से इंडिया आगे बढ़ेगा। तो उनकी वजह से ये हाथ जो है पोस्ट बनी हुई। अब सेक्रेटरी जो हैं हमने ये समझ लिया कि सर इनका रोल बहुत बड़ा है, इनके कंधों पे ना जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन सारा रिसर्च करेंगे ये मानना ना मानना मोदी जी का है। और क्योंकि सर इनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। असली में पर्दे के पीछे देश ये चला रहे होते हैं, इसीलिए ये एग्जाम भारत में सबसे डिफिकल्ट होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो एग्जाम होता है भारत में सबसे डिफिकल्ट होता है, और दुनिया का तीसरा सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। पहला है डिप्लोमा इन सोमलियर, दूसरा है चाइना का जो हायर एजुकेशन होती है, और तीसरा है इंडिया का यूपीएससी। पूरे 1 साल का प्रोसेस होता है। बताइए आपको प्री मेंस एंड इंटरव्यू राउंड, आदमी को अच्छे तरीके से निचोड़ा जाता है। मेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली लेवल पे, ताकि वो आगे देश चलाए। खेलने कूदने के लिए पहले उनको डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, वहां अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको सेक्रेटरी बुलाया जाता है। आप क्योंकि सिविल सर्वेंट हैं
सॉरी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो बहुत सारे आईएएस के बारे में आप पढ़ते लिखते भी होंगे। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, साउथ इंडिया में किसी एक आईएएस ऑफिसर ने शेयर की थी। जब वो आईएएस बना था तो उसने पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता था वहाँ वाटर क्राइसिस बहुत थी, तो वाटर क्राइसिस को उसने वहाँ पर बहुत हद तक ठीक किया। फिर जब गवर्नमेंट ने देखा कि अरे इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, तो उसको फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पटका गया। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी वाटर क्राइसिस बहुत थी, उसको भी उसने वहाँ पर ठीक किया। तीसरे डिस्ट्रिक्ट में पटका गया, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उसने वाटर क्राइसिस पे बहुत काम किया। तो समझ में आ गया कि ये बंदा जो है वाटर मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त कर रहा है और इसकी एक्सपर्टीज वाटर को लेकर के बहुत अच्छी हो गई। गवर्नमेंट ने सीधे उठा लिया उसको और सीधे भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में कि जाइए, आप वहां जाइए, आप वाटर रिसोर्सेज में अच्छी एक्सपर्टीज आ गई है, अब वहां के सेक्रेटरी का पदभार संभालिए। और सेक्रेटरी के सर एक रैंक होता है, नीचे से नीचे 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 जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तक के रैंक जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर कोई सेक्रेटरी है ही नहीं, इससे ऊपर कोई सेक्रेटरी नहीं है। मतलब एक आईएएस की आखिरी पोजीशन वहां है, वहां तक अगर आप पहुंच गए तो उसके बाद ऑफिसर में इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। उसके बाद सिर्फ आप जाएंगे रिप्रेजेंटेशंस में, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मतलब इलेक्शन के थ्रू, लेकिन इससे ऊपर ऑफिसर भारत में कोई है ही नहीं। समझ में आई कहानी? इसलिए तो अटॉर्नी जो जनरल होता है उसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, वो लॉ ऑफिसर है पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो सबसे पहला जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही है, उससे ऊपर कोई ऑफिसर होता ही नहीं है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति एक ऑफिसर की इस लेवल पे हो जाती है, इससे ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है। कहानी बढ़ते आगे, यहां तक की कहानी खत्म होगी परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। इसलिए आईएएस का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस का सर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि असली में देश नहीं को चलाना। क्योंकि मैंने आपको डेमोक्रेसी के वो पिलर समझा दिए जिससे ये देश चलता है। अब इस एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव की लाइन को पकड़ लो, रट्टा मारो, लिखो, गजनी की तरह छाती पे लिख लो, गजनी की तरह माथे पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, जहां लिखना है लिखो। आते जाते ना आपकी नजर इस पे पड़नी चाहिए, एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। क्योंकि हमारी पार्लियामेंट जब तक है, हमारी गवर्नमेंट जब तक है और जब तक यूनियन गवर्नमेंट का रोल है, तब तक याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। कैसे सर? इसके लिए हम चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है वो बात करता है सर इमरजेंसी प्रोविजंस पे। पार्ट 18 मैं सीधे लिख देता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 18 है वो रोमन में लिखा गया है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, कहीं सोचेगा कि भाई मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में रोमन है, मैंने हिंदी लिख दिया है, हिंदी नहीं देवनागरी लिख दी है। पार्ट 18 में सर बात की गई है इमरजेंसी प्रोविजंस की। आपातकाल प्रावधान की। और इसके लिए सर पार्ट 18 में जब जाएंगे तो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में जो है आपको इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ने को मिलेंगे। और जब इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ने को लिए मिलेंगे तो सर इसमें जो हम इमरजेंसी पढ़ेंगे 4-4 के इंटरवल पे चलते जाना, 352 के बाद 4 जोड़ना, 356 और 356 के बाद 4 जोड़ना, 360। फिर इन 3 आर्टिकल का है। इसमें सबसे पहले हम जो इमरजेंसी की बात करते हैं, इस इमरजेंसी के थोड़े से पॉइंट को समझ लेना। इमरजेंसी जैसे आप हिंदी में आपातकाल कह देते हैं, और साधारण शब्दों में कहेंगे कि सर कुछ ऐसी घटना जो हमने नहीं सोची थी हो गई, और उस दौरान जो है शक्तियों का जो वितरण है वो कुछ और हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने घर में हैं, फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप खाइए, खेलिए, कूदिए, बैठिए, पढ़िए, जाइए, घूमिए, अभी किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन घर में अगर किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए, चाहे वो सर नेशनल लेवल की इमरजेंसी हो, जब वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, या कोई सिक्योरिटी के ऊपर इश्यू आ जाए, कोई इंटरेस्ट के ऊपर इश्यू आ जाए, तो हो सकता है कि अभी तक आप घर में डिसीजन ले पा रहे हैं, लेकिन उस इमरजेंसी की सूरत में अब आपके घर में सारे ही डिसीजन आपके बड़े ले रहे हैं, और उन बड़ों में भी कोई एक हो सकता है बड़ा, वो ले रहा है। पापा है, मम्मी है, इनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के 3 वाइफ है, हस्बैंड है और उनके बच्चे एक घर में रह रहे हैं।
सबको फ्रीडम है जो करना है करो, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ गई उस सूरत में आपके इन सब के जो पिता हैं मोस्ट प्रोबेबली वो डिसीजन ले रहे होते हैं, हाँ या ना? या फिर वो नहीं ले रहे तो जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है सर वो ले रहा है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में चीजें बदल गई, तो देश की सूरत में भी ये चीज बदल सकती है। हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है, हमने यूनियन को पावर दे रखी है, हमने स्टेट को पावर दे रखी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई तो उस इमरजेंसी में सर ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है हो सकता है इस पे ही किसी तरह का क्वेश्चन मार्क लग जाए। यही इमरजेंसी प्रोविजन है। एक चीज, दूसरी चीज सर, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इमरजेंसी के प्रोविजंस पर डिस्कशन हो रहा था तो एक मेंबर खड़े हुए, नाम था उनका एचवी कामत, हालांकि नाम में क्या रखा हुआ है इस मामले में, लेकिन उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए मैं वो बता रहा हूं। वो खड़े होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बोल रहे हैं कि सर जो आप इमरजेंसी ऐड कर रहे हैं वो बहुत लीथल है, वो जानलेवा है, वो हमारे देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। जब मैं आपने मुझे इमरजेंसी का ड्राफ्ट दिया, जब मैंने पढ़ा और मैंने पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मैं गया तो पता चला कि जर्मनी को छोड़ करके दुनिया के किसी भी संविधान में इमरजेंसी को पूरी तरीके से क्लियर किया ही नहीं गया है, या ये कह लीजिए इमरजेंसी का कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है। तो कामत साहब ने कहा कि सरकार आप जो इमरजेंसी लेकर के आ रहे हैं, आपने इमरजेंसी का जो ड्राफ्ट दिया है वो मुझे लगता है कि देश के लिए आत्मघाती हो सकता है, ये सुसाइडल हो सकता है। जब पूरी दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशंस में इमरजेंसी है ही नहीं, तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से क्यों ऐड करना चाहते हैं? इसके बावजूद भी कि ये इमरजेंसी का प्रावधान सिर्फ जर्मनी में था। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे आप लोग वाइमर रिपब्लिक भी कह देते हैं। और सर इस वाइमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल नंबर 48 हुआ करता था, या ड्राफ्ट 48 हुआ करता था, जो भी आप बोलना चाहेंगे, उसमें सर इमरजेंसी की बात है। और उसी की वजह से एक व्यक्ति जो है उसने पूरी जर्मनी की ऐसी तैसी कर दी, जिसे हम लोग एडोल्फ हिटलर के नाम से जानते। तो आप ये चाहते हैं कि भारत में जो संविधान है और उसके अंदर जो आप जर्मनी की तर्ज पे इमरजेंसी ऐड करना चाहें, तो क्या सर आपने देखा नहीं है क्या कितना टाइम है? हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम 1948 1949 में बैठे हुए हैं, हम 49 में बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, और आप जो है इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे हैं, जबकि दुनिया में इमरजेंसी है ही नहीं एक्सेप्ट जर्मनी। और जर्मनी ने क्या किया उस इमरजेंसी के बहाने, वो आपने देख ही लिया। क्या किया भाई इमरजेंसी ने? अब थोड़ी सी जर्मनी के ना हिस्ट्री पे पहुंचते हैं, मतलब डिटेल में नहीं चलेंगे, जो हमारे काम की चीज है सिर्फ उस पर ही बात करेंगे। होता क्या है, 29 में पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशिएशन आया इकोनॉमिकली, ये आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, देखा तो नहीं समझा होगा। उसके बाद जर्मनी की जो हालत थी वो बद से बदतर होने लग गई, क्योंकि अमेरिका ने जो जर्मनी को कर्ज दिया था वो मांगना शुरू कर दिया। जर्मनी के पास था नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा ली थी, सैंक्शंस लगा दिए थे कि इतनी से ज्यादा आर्मी नहीं रख सकते, इतने से ज्यादा एयरफोर्स नहीं रख सकते। 29 में उस रिसेशन ने, उस डिप्रेशिएशन ने जर्मनी को तोड़ दिया। जर्मनी के लोग सुन नहीं रहे हैं, जर्मनी की यूरोप में हालत बड़ी खस्ता है। उसमें छोटी मूछ वाला बंदा आता है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। सर जो एडोल्फ हिटलर है उसने जब भाषण देना शुरू किया तो शुरुआती दौर में उसके भाषण को कोई सीरियस नहीं ले रहा, और एक दिन भाषण में उसने ऐसी बात कह दी कि लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। और सर वो भाषण बहुत अच्छा करता था, और बोलने से पहले वो मित्रों बोलता था, और बोलने के दौरान किसी भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती थी कि उसको इग्नोर कर सके, इतना प्रभावशाली भाषण देता था। तो बहुत जबरदस्त भाषण देता था वो। भाषण देना शुरू किया तो जर्मनी के जो लोग होते हैं उसको उसने सपना दिखाना शुरू किया, हथेली पे चांद दिखाना शुरू किया कि जो व्हाइट रेस है, जो जर्मन है, जो व्हाइट रेस है, जो आर्यन है, वो सुप्रीम है, वो पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए बैठे हैं, ना कि अमेरिका जैसे देश, तटपुंजीय देश के अंडर में काम करने के लिए बैठे हैं। अगर आप नहीं सुन रहे हैं, जर्मन वाले किसी और की नहीं सुन रहे, तो यही वजह है कि तुम हारे थे। आप मेरी सुनो, मैं आपको बताता हूं। तो इसने ना कल्पनाओं में एक ग्रेट सुपर पावर बनने की बात कह दी। और सर सुपर पावर तो सुपर पावर है, कल्पनाओं में तो आ ही गया, हकीकत में आए कि ना आए, कल्पनाओं में आ गया। क्या वजह थी कि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था? इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें कुछ थ्योरीज ऐसी है
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदियों ने जर्मन सेना की, जर्मनी की हेल्प नहीं की। उस समय जो प्रोडक्शन होनी थी यहूदियों ने वो प्रोडक्शन नहीं की, जर्मनी हारा। जर्मनी को हारने में जो ब्लेम था वो यहूदियों को दिया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हिटलर खुद भी आर्मी से बिलोंग करता था, लेकिन वो नकली था, वो भगोड़ा था, वो भागता था, डाकिया के रूप में उसने काम किया था, वो पकड़ लिया गया था। उसने मेन कैंप नाम की किताब लिखी थी, मेरा आत्मसंघर्ष। उसको पढ़ करके लोग है ना हिटलर को लेकर के वाह वाह करने लग गए थे, और फिर आगे जाकर के वो ही यहूदियों के खिलाफ जो है वो देख रहा है। तो जर्मनी के अंदर जो यहूदियों की पॉपुलेशन है वो मात्र 10%, 12%, 15% के आसपास है, 10 से 15% के आसपास है, लेकिन जर्मनी का लगभग 70-80% पैसा जो है उन्हीं के पास है। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि हिटलर नफरत करता है कि भाई हम वाइट लोग हैं, आर्यन लोग हैं, और हम पे यहूदी बैठे हुए हैं। और कहीं कहीं ये बात आती है कि कॉलेज में हिटलर की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि यहूदी थी, और हिटलर को उसने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। तो कहते हैं कि ये भी वजह थी कि वो यहूदियों से चिढ़ता था। हालांकि ये जो तीसरी मैंने बात की है, इस पे ज्यादातर लोग सहमत नहीं होते। ठीक है सर, आई गई बात हो गई, इस पे तो नहीं बता पाएंगे कि भाई सच में ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी, बट यहूदियों के खिलाफ वो था। जब वो सर जर्मनी का चांसलर बना 1933 में, शुरू में उसे चांसलर बनने नहीं देना चाह रहे थे, बना। हिंडनबर्ग का नाम सुना होगा, हिंडनबर्ग की मौत के बाद उनको चांसलर बना दिया गया जर्मनी का। और जब जर्मनी का चांसलर बना तो सर उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी एक आर्मी खड़ी की। हालांकि अगर आपको पता हो तो हिटलर जो है जिस पार्टी से बिलोंग करता था वो नाजी पार्टी थी, नाजीज बोलते थे, नाजीज। नाजी जो पार्टी है वो टपोरियों की पार्टी थी, गुंडों की पार्टी थी, डकैतों की पार्टी थी। समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं जो हम देखते हैं ना हमारी हिंदी फिल्मों में, जो गुंडे होते हैं, जो विलन होता है, विलन अपने कुछ झबरू गुंडों को पाल के रखता है, उनको ना शराब परोसता है, खाना परोसता है, गन वगैरह सप्लाई करता है, और किसी गोडाउन में बैठ करके वो ताश खेल रहे होते, हुक्का पी रहे होते, सुट्टा मार रहे होते, छल्ले बना रहे होते। फिर उनके पास एक फोन आता है कि फलाना आदमी को मारना है। वो निकलते हैं वहां से और अंजाम दे करके वापस अपने ख्वाबगाह में घुस जाते हैं। यही देखते थे ना हम, बस समझ लो नाजी पार्टी यही थी। मेन गुंडा हिटलर था, और उन हिटलर को रिक्रूटमेंट वगैरह जो करता था वो जोसेफ गोएबल्स के थ्रू होता था, यानी उसका हिटलर का लेफ्ट हैंड कह लो या राइट हैंड कह लो, जो भी कहना है कहो, वो बंदा संभालता था। एक मैसेज उनके पास जाता और वो अंजाम दे करके वापस आ जाते। तो नाजी पार्टी जो है सर वो कंप्लीटली गुंडों की पार्टी है, और इस पार्टी की फाउंडेशन इसलिए हुई है कि कल को मुझे मौका मिला तो मैं ज्यूज जो है उनकी ऐसी तैसी करूंगा। ये हिटलर का है काम है। हिटलर जब ताकत में आ गया और जब देखा कि विपक्ष बैठा हुआ, विपक्ष को खत्म कर दो, तो पार्लियामेंट जलवा दी उसने। पार्लियामेंट जलवाई इन्हीं गुंडों से है। दारू मुर्गा चल रहा था, मैसेज पहुंचा इनके पास कि पार्लियामेंट को आग लगा दो, क्योंकि विपक्ष वाले जो हैं हिटलर के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। ये गए, आग लगा दिया, और न्यूज में ये छपवा दिया कि भाई ये विपक्ष वालों का काम है, ये हिटलर को काम करने दे नहीं रहे। एलिगेशन किसी बाहरी व्यक्ति पे लगा दिया, और आगे इन्होंने लगाई थी। पार्लियामेंट जल के खाक हो गया, विपक्ष कोई बचा ही नहीं, और ये भाई साहब जो हैं अब मारना चाहते हैं किसको, ज्यूज को। ये तैयार हो गए, बोला चलो भैया तैयार हो जाओ, मारेंगे हम अब ज्यूज को। तो इसने कहा कि चलो तैयार हो जाओ, मारो मारो मारो। तो जो संविधान के जानकार थे वो कह रहे हैं हिटलर को, रुकिए साहब क्या कर रहे हो आप। हिटलर रुक गया, बोला अरे क्या कर रहा हूं, मैं तो मार रहा हूं, मैं तो आया इसलिए था। बोला सर आप गलती कर रहे हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर, रिपब्लिक का मतलब होता है लेक्स रेक्स। और लेक्स रेक्स का क्या मतलब होता है सर, अगर अगर कभी ना ये लगे ना कि लेक्स रेक्स में सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें ना सबसे पहला आपको ना ये शब्द पकड़ना है, एल। वाह, अपने सबसे पहले ना ये शब्द पकड़ना है, एल। एल मतलब लॉ, यानी लॉ इज द किंग। और सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से किसी की किलिंग की तो बात नहीं कह रहा। तो रिपब्लिक इज द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ मतलब किलिंग की बात नहीं कह रहा सर, तो आप कैसे मार दोगे। तो यार जर्मनी, हिटलर कहता है यार मैं तो, मेरे को मारना है, मैं तो आया इसीलिए था,
मेरे तो रेवेंज इसी को लेना था, तो बोला कि अगर रेवेंज लेना तो एक काम करो, लेक्स रेक्स है ना, तब जाकर के कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जब इस देश में क्या लगा दोगे, इमरजेंसी। समझ में आई कहानी? हिटलर बड़ा खुश हुआ, और इमरजेंसी कैसे लगेगी? संसद को आग लगाओगे तभी तो इमरजेंसी लगेगी। या आप है ना कोई ग्रेव कंसर्न दिखाओगे, नेशनल इंटरेस्ट में कुछ पंगा होगा तभी दिखाओगे। और सर ये दोनों तैयार बैठे थे इमरजेंसी लगाने के लिए। इमरजेंसी लगाने का भी तो बहाना चाहिए ना। इमरजेंसी लगाने के लिए तैयार बैठे हुए। कौन दोनों बैठे हुए? सर नाजी पार्टी के टपोरियों को कमांड थी। सब भैया डंडे डुंडे जो है, हथियार उथियार, सबको आप है ना तैयार करके रखिए, एक ऑर्डर आने वाला है। कब ऑर्डर आएगा ये पता नहीं, बस तैयार बैठे रहो। ऊपर वाले ने सर, ऊपर वाले ने सर सुन ली। किसकी? सर ऊपर वाले ने सुन ली जोसेफ गोएबल्स की। ये कहता है ना, एक वर्ड आता है बेटा, आजकल न्यूज में बड़ा सुनने को मिलता है, हालांकि न्यूज तो सुनने को मिलती नहीं है। प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा जो शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि कोई झूठी खबर को सच्ची बना करके जनता के सामने रख देना, ये होता प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा का जो मास्टर था वो उसका नाम था जोसेफ गोएबल्स। हिटलर मेन, जोसेफ गोएबल्स मेन ब्रेन, ठीक है। और एक होता था हेनरिक हाइमलर। हेनरिक हाइमलर, ये नाम मतलब फैक्ट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हिटलर, गोएबल्स एंड हेनरिक हाइमलर। ये जो नाजी थी ना पार्टी, नाजी पार्टी एक पार्टी थी, और जो पुलिस थी ना बेटा, उसका नाम था एसएस आर्मी। मतलब जो आर्मी थी, एक तरीके से पुलिस का और आर्मी का रोल प्ले कर रही थी, उसको हम एसएस आर्मी कहते थे। एसएस आर्मी मतलब सूट स्टाफल। सूट स्टाफल, ये नाम होता था एसएस आर्मी का। तो एसएस आर्मी है ना, वो थी जिनको संभालना था रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। अब देखो क्या होता है। सर ऊपर वाले ने सुन ली इनकी घटना है, यही कुछ 8 या 9 नवंबर के आसपास की। 8 एंड 9 नवंबर 1938। सर होता क्या है, 7 नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 7 नवंबर की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर एक अर्नेस्ट रोथ हुआ करते थे। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कहानी का सार है, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। और ये जर्मनी का जो है, हिटलर का जो है चांसलर हुआ करता था, सॉरी सेक्रेटरी हुआ करता था। जर्मनीज हिटलर सेक्रेटरी, ये हुआ करता। और अर्नेस्ट रोथ की सर हत्या कर दी जाती। कहाँ हत्या की गई? पोलैंड में। किसने हत्या की? किसी ज्यूइश ने हत्या कर दी है सर। किसी यहूदी ने हत्या कर दी है सर अर्नेस्ट रोथ की। अरे बाप रे, एक ज्यूइश ने हत्या कर दी जर्मन की, एक ज्यूइश ने हत्या कर दी एक व्हाइट रेस की, एक जर्मन ने हत्या कर दी हिटलर के विजन की। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया ना सर। तो मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं आता हूं। इतना अपना डाउट क्लियर करके रखो, मतलब डाउट लेकर के रखो। मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी कितना खतरनाक था, इसी से आपको पता चलेगा। आप लोग भी 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो।
तो सर बढ़ते हैं आगे। सर एक जेविस लड़के ने, एक यहूदी लड़के ने रोद की हत्या कर दी, जो कि जर्मन था। हिटलर को गुस्सा आया, और जो जोसेफ गोएबल्स था उसको तो ये समझ लो कि भाई उसने इच्छा मांगी थी ऊपर वाले से, कोई दे दे भाई को मौका। ऊपर वाले ने मौका दे दिया। जैसे ही मौका दे दिया, 8 नवंबर और 9 नवंबर 1938 को, खासकर जो रात थी इनके बीच की, 8 और 9 नवंबर की रात, सर इसको बोला गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। या फिर इसी को आप लोग कहेंगे क्रिस्टल ग्लास। इसी को बोला गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, और इसी को बोला गया क्रिस्टल ग्लास। सर क्या था ये घटना, थोड़ा सा बताएंगे? समझिएगा, होता ये है जो यहूदी लोग थे अमीर थे, दुकानें थी, अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें थी। दुकान का जो आगे का गेट हुआ करता था वो सारा ग्लास का हुआ करता था। रेकी पहले ही हो चुकी थी, मतलब ये समझ लो तैयारी सारी हो चुकी थी। फेसेस जो होते हैं ना जेनोसाइड के, वो सब तैयार हुए बैठे थे। ट्रिगर होना था पॉइंट। ट्रिगर कहाँ हुआ? ऊपर वाले ने समझ लो कि वो ट्रिगरिंग पॉइंट दे दिया इनको। जूइस ने हत्या कर दी तो बोला यार ये जूइस तो नकली लोग हैं, मारो इनको। नाजी पार्टी को मिल गया ऑर्डर, भाई साहब कार्रवाई कर दो। किसकी कार्रवाई करनी है? जो यहूदियों की दुकानें हैं जला दो, तोड़ दो। पता क्या होता है, उस रात को नाजी पार्टी ने जहां जहां सबने रेकी कर रखी थी कि कौन सी यहूदियों का घर है, कौन सा यहूदियों की दुकान है, दुकानों को तोड़ा गया, जलाया गया। और जब सुबह जब उठे, लोगों ने देखा कि सड़कों पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए ग्लास, जिसको बोला गया था नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास या फिर क्रिस्टल ग्लास की घटना ये घटी थी। और उसके बाद नाजी पार्टी और एसएस ने जो किया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, रेस्ट इज हिस्ट्री। और 1939 में सर देखो ये हुआ, तोड़फोड़ हुई, मारकाट शुरू हो गई, देश में इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी में हिटलर को वन मैन आर्मी का शो दिखाने का मौका मिल गया। अब मैं हूं सर्वे सर्वा, मैं देखूंगा, यानी लेक्स रेक्स जो है अब वो मेरे फेवर में आ गया है। अब मैं जो करना चाहता हूं कर सकता हूं। पोलैंड पे अटैक होता है। पोलैंड वो देश है जहां पर बहुत ज्यादा लोग यहूदी रहते थे, और पोलैंड पे सबसे पहले अटैक होने के पीछे का कारण यही था। अटैक हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और सर पोलैंड में ही एक कैंप लगा था, ऑस्विच कैंप और क्रैकोव कैंप। ये ऐसे कैंप थे जहां पर यहूदियों को पकड़ पकड़ के ठूसा जाता था, मारा जाता था, असैसिनेशन होती थी गैस चेंबर में। हालांकि गैस चेंबर में ना मूवी एक थी, बहुत फेमस मूवी है, अगर मौका लगे तो देखना का जरूर। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, सैटरडे, वीकेंड पे अगर आपको लगे कि मूवी देखनी है तो देखिएगा जरूर। ये मेरी लाइफ की दूसरी सबसे बेस्ट मूवी है जो मैंने अभी तक देखी। मुझे लगता है कि ये ऐसी फिल्में हैं जो आपको और मेरे अंदर इतिहास की जो अप्रोच है उसको बढ़ाती है। आप इस मूवी को देखेंगे तो समझेंगे कि दरअसल यहूदियों के साथ क्या हुआ था और हिटलर ने क्या किया था। सर नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास हुआ, इमरजेंसी हुई, हिटलर ने यहूदियों को मारा। आंकड़े निश्चिंत नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है खत्म कर दिए गए। 80 लाख तो शायद मेरे ख्याल से ऑफिशियल डाटा दिया जाता है। 1 करोड़ से लोग है ना खत्म कर दिए गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग। आप समझिए कि क्या हुआ था। अब वही जो चीज जर्मनी में हुई, क्या आप उस चीज को, उस इमरजेंसी को भारत में लाना चाहेंगे क्या? कामत साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, और अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि अहमद साहब आप जो कह रहे हैं मैं उस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, इसीलिए मैं इस इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स यूज करना चाहूंगा। यानी ऐसी चीजें जो नहीं थी जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक में। आज के टाइम पे ये वाइमर रिपब्लिक नहीं है, आज के टाइम पे ये बॉर्न रिपब्लिक। जर्मनी आज वाइमर रिपब्लिक नहीं है, जर्मनी आज बॉर्न रिपब्लिक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझना है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले का कॉन्स्टिट्यूशन है वाइमर रिपब्लिक, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उनका रिपब्लिक बना वो बॉर्न रिपब्लिक था। तो दोनों में डिफरेंस है। तो सर अंबेडकर जी ने कहा कि डियर कामत जी टेंशन मत लीजिए, मुझे भी इन सारे रिपरक्यूजन्स का पता है, इसलिए मैं अपनी इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लगा के रखूंगा, जिससे वो ना हो पाए जो हिटलर ने किया था। ठीक है, ठीक है सर। यानी आज आप पढ़ेंगे ना जब संविधान को, तो आपको पता चलेगा कि अंबेडकर जी ने बहुत सारे सेफगार्ड्स लगा रखे थे जिससे हम बचे हुए थे। लेकिन सर इतिहास है ना,
इतिहास रिपीट करता है अपने आप को, और इतिहास ने रिपीट किया अपने आप को। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने सर 1975 में, अब देखिए उनको लगा था, अंबेडकर जी को उन्होंने सेफ गार्ड्स लगा दिए। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे एक टूटी है, उस टूटी से पानी आ रहा है टपक 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 करके, उस टपक टपक को भी रोक देना है आपने। इस टूटी का ऊपर वाले हिस्से को इतना टाइट कर देना है ताकि वो पानी नीचे रिसी ना सके। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड का मतलब ये है कि हमने उसको इतना टाइट कर दिया है कि वो नुकसान हो ही ना सके। लेकिन सर इंदिरा गांधी 1975 में एक लूप होल्स जो है इंदिरा गांधी को मिल गया, और मिल ये गया कि जब आप आर्टिकल 352 पढ़ते हैं, पढ़िएगा जरूर आर्टिकल 352, पढ़िए क्या लिखा गया है। आर्टिकल 352 को पढ़ना शुरू करो भैया। इफ द प्रेसिडेंट, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो बेर एक्ट से लेकर के बैठा करो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी लेकर के बैठा करो। आर्टिकल 352 में जाएंगे तो लिखा गया इफ द प्रेसिडेंट इज satisfied that there is a grave threat, क्या है बेटा? grave threat, if there is a grave threat to the security of India, grave threat किसकी? security of India की, or any part thereof on any ground of war, external aggression, and internal disturbances, sir, ground of internal disturbances। इसे अंडरलाइन क्यों किया है बता दो। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, देन ही कौन है यहाँ पे? सर प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ही शैल मेक डिक्लेरेशन विच विल प्रोक्लेम इमरजेंसी इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ, मतलब सर बेटा प्यारे भारत की बात हो रही है, प्यारा भारत बनाएंगे अब हम, बनाइए प्यारे भारत को। ये सर हमारा प्यारा भारत है। अब वो ये कह रहे हैं कि या तो पूरे भारत में लगा दो भैया, 352 लगाना ना नेशनल इमरजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, या तो इस नेशनल इमरजेंसी को आप पूरे भारत में लगा दो, या फिर भारत के किसी स्पेसिफिक इलाके में लगाना तो आप वो लगा लो। या तो होल इंडिया की बात हो रही है या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो जब आप नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो चाहे पूरे भारत में लगाइए, चाहे भारत के किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाइए, पर्टिकुलर टेरिटरी में लगाइए, वो आपकी मर्जी है। विच विल प्रोक्लेम इमरजेंसी इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, अगर इमरजेंसी लगा दी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ना चाइना उस तरफ से है, नॉर्थ ईस्ट में सर इमरजेंसी लग गई, तो एक बात बताओ, क्या उस समय पूरे भारत में भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में फर्क पड़ेगा या फिर पूरे भारत में फर्क पड़ेगा? और क्योंकि सर नेशनल इमरजेंसी आ गई है तो हमने क्या देखा था, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन थी। इमरजेंसी आते ही हम देखेंगे स्टेट जो गवर्नमेंट होगी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड भी और डिसॉल्व भी, सस्पेंड भी और डिसॉल्व भी। वो कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। उसकी पावर छीन करके सर सारी पावर जो है यूनियन को दे दी गई। यूनियन का मतलब है सर पार्लियामेंट को दे दी गई, और पार्लियामेंट को दे दी गई इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पावर क्या हो गया, पार्लियामेंट सोवरेन हो गया सर। और याद कीजिए मैंने आपको टॉपिक बताया था स्टेट का, पार्लियामेंट सोवरेनिटी का, जब मैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे बात कर रहा था, तो हमने देखा था कि हम अमेरिका की तरह पूरी तरह से फेडरल नहीं थे,
हम ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट सोवरेनिटी पे नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी में इंडिया की पार्लियामेंट वैसा ही रोल प्ले करती है जैसे इंग्लैंड की पार्लियामेंट है। तो यानी यहाँ पर सारा सिस्टम यूनिटरी चला जाता है। अब सर पार्लियामेंट रोल प्ले करेगी इस दौरान, और स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगी अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बात समझिएगा कि अगर सिर्फ इस हिस्से में लगाया गया है इमरजेंसी, तो उस समय यूनियन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के मामले में ही नहीं। अब आप कहेंगे कि सर जैसे नॉर्थ ईस्ट में लग गया, तो नॉर्थ ईस्ट में ही सारे एक्शन लेगी क्या यूनियन, या फिर केरल के स्टेट में भी कोई एक्शन ले सकती है? यस, अगर उसे लगे कि केरल में भी कोई एक्शन लेना है तो ले सकती है, जबकि वहां कोई इमरजेंसी डायरेक्ट नहीं लगाई गई। तो आप ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी उस हिस्से में ही नहीं लगेगी जहां लगाई गई है, बकायदा पूरे भारत में भी इमरजेंसी किसी स्टेट में प्रावधान जो है वो डाले जा सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि जब इमरजेंसी प्रोविजन पे बात हो रही थी, कामत साहब ने सवाल उठाया, अंबेडकर जी ने कहा सेफ गार्ड दे दिया है मैंने, लेकिन 75 में हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया और एक लूप होल मिल गया। समझ लीजिए कि वो जो टूटी थी, उस टूटी में से कोई ऐसा पॉइंट था जिसको अगर मैं लूज कर दूं तो पानी रिसने लग जाएगा। इंदिरा गांधी ने इसी का फायदा उठाया और उन्होंने कहा कि ये देखो, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है ये अपने आप में वैग है, अस्पष्ट है, और क्योंकि ये स्पष्ट है इसलिए इंदिरा गांधी ने इसी का सहारा लेकर के इमरजेंसी लगा दी थी। मतलब इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होने के बावजूद, इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होने के बावजूद भी इस देश में इमरजेंसी 75 में लगी, इंदिरा गांधी ने लगाया। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस सर ये अस्पष्ट है, वैग है, लग गया। और जब ये लग गया तो उस दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 21 वो भी छीन लिए गए सर, वो भी छीन लिए गए। आप सोचिए कि अंबेडकर जी, एचवी कामत साहब ने जो चेतावनी जारी की थी, कहीं ना कहीं वो पूरी होती दिख भी रही है। और आप देखेंगे 75 से 77 के बीच में जो जातियां हुई हैं, खासकर पॉलिटिकल्स लोगों के लिए, वो उनके लिए कोई बुरे सपने जैसा, बुरे सपने से कम भी नहीं था। वो नाइटमेयर गया। मार्च 77 के अंदर सर जब गवर्नमेंट हटी, इमरजेंसी हटी, चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव में सर नई गवर्नमेंट बनी, और उस नई गवर्नमेंट ने सर एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उस अमेंडमेंट का नाम था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसके तहत, अब समझिएगा, जिसके तहत पहली चीज सर, देखो जो गड़बड़ी की थी इंदिरा गांधी ने उसको ठीक करेंगे। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आज के बाद नहीं मानी जाएगी, इसकी डेफिनेशन वैग नहीं की जाएगी, इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा, और इसकी जगह सर एक शब्द का इस्तेमाल होगा, आर्म्ड रिबेलियन। सशस्त्र विद्रोह होता है, जनता या एक तबका अगर हथियार के साथ इस तरह का विरोध करता है तो ही वो ग्राउंड माना जाएगा इंटरनली, तो ही वो ग्राउंड माना जाएगा नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए। कहानी क्लियर? यानी सर वो जो गैप था, वो जो लूज पॉइंट था, उसको यहाँ ठीक कर दिया गया। और इसी अमेंडमेंट में इसमें सर एक बात कह दी गई, जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 एंड 21 है, वो किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सर देखा, इसके बाद सर इंडिया जो है पूरी तरीके से इमरजेंसी प्रूफ हो गया। जैसे कहते हैं ना वाटर प्रूफ, जैसे कहते हैं ना फायर प्रूफ, उसी तरीके से इंडिया जो है इसके बाद इमरजेंसी प्रूफ हो गया। यानी जो लूज पॉइंट था सर, उसकी चूड़ी कस दी गई, उसको टाइट कर दिया गया। अब कोई लूज पॉइंट नहीं, इंडिया इज नाउ इमरजेंसी प्रूफ कंट्री। सर मुबारक हो, थैंक्स टू दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, थैंक्स टू दी जनता पार्टी, जिसने, जो उस समय गवर्नमेंट बना के बैठी थी, और उसने इसको कहा कि हम इसको ठीक करेंगे, तो आर्म्ड रिबेलियन को सर और इसको ठीक कर दिया गया। कहानी खत्म। 352 अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, 352 को हम क्लियर करेंगे, लेकिन आज की कहानी को मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच डियर जी फॉर द प्रेजेंस। किसी का डाउट हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहुत ही कंटिन्यूस तरीके से आप बैठे रहे, भूरी भूरी प्रशंसा। अगर आपको पूछना है तो पूछिएगा कोई सवाल फटाफट।
कल भी आपकी क्लास 1 बजे ही होगी बच्चे, तो मैं पहले ही टाइम बता देता हूँ आपको। 1 PM पे हम लोग मिलेंगे। पूछिएगा फटाफट, कोई सवाल नहीं है सर। बट इसमें से नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाने हैं श्वेता? सबसे पहले बच्चे हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको ना यहाँ जाना है, डेमोक्रेसी लिखना है, 3 पिलर लिखने हैं। 3 पिलर में आपको ये लिखना है कि किसका काम क्या है, लेजिस्लेशन का, एक का काम क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, एक का काम क्या है उसकी सिक्योरिटी उसकी जांच करने का। लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, और जुडिशरी तो उसको समझने की जरूरत है नहीं। उसमें अपने अपने पॉइंट लिखना शुरू करो कि क्यों यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर 15% से ज्यादा ही हैं, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा हो जाएगी, लेजिस्लेटिव कम हो जाएगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए भी मतलब जो जो मैंने थ्योरी बताई है वो सब है ना, लिखते चलो। आपको आज जो क्लास हुआ है उससे, हाँ हाँ ठीक है सविता, मैं समझ गया बच्चे। तो इसको कैसे बनाओगे, दोबारा से आप मेरी क्लास देखिएगा, रुकिएगा, लिखिएगा, जहां जहां लगे कि डाउट है उसे प्ले कीजिएगा और देखिएगा कि मैं उसमें क्या बोल रहा हूँ। हो गया खत्म। तो आप देखिएगा कि क्या क्या बनवा लो, ठीक है। आप देखिएगा कि क्या क्या जो है मैंने लिखा है वो लिखना। क्वेश्चन लिखते जाना कि भाई यहाँ क्या हुआ है, आंसर लिखोगे उसके अपन में कि इस वजह से हुआ है। कि भाई क्यों 15% है, क्योंकि सर लेजिस्लेटिव जो है वो ज्यादा ही होने चाहिए नंबर से, कम हो गए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बनाओ डियर जी, किस एक्ट में बनाना है, और डेमोक्रेसी में इन तीनों का क्या रोल है, जुडिशरी को क्यों इंडिपेंडेंट किया गया है, ऐसे ही लिखोगे ना बच्चे। फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव के 2 टाइप लिख दिए गए हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव लिख दिया गया है, और इसको अच्छा, ये 3 पिलर बनाने की जरूरत क्यों है, थैंक यू सो मच लोकेश। उसके बाद सर ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों ऐड करना पड़ा, बस इतना ध्यान रख लेना, यहाँ क्या जोड़ना है। जर्मनी का वाइमर रिपब्लिक की वजह से एडोल्फ हिटलर ने इमरजेंसी प्रोविजंस में जो एक्शन लिए थे सर वो बड़े भारी थे, देश को नुकसान पहुंचा गए थे। तो अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे दिया, जो आप संविधान पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट पढ़ेंगे वो सेफगार्ड दे दिया, सेफगार्ड दे दिया। मैंने जो कहानी आपको बताई, लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ ये कहानी बताई कि दरअसल हुआ क्या था उस दौरान, और कैसे हिटलर ने इमरजेंसी का फायदा उठा करके जेनोसाइड शुरू करवा दिया था, मास किलिंग करवा दी थी, लोगों यहूदियों को मरवाना शुरू किया था। भारत में ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड देने की बात कही, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है कहीं ना कहीं लूज पॉइंट दिखा दिए गए 1975 में, जब आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का बहाना बना करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी थी। अगली गवर्नमेंट के साथ बड़ी दिक्कत हुई थी, जब वो गवर्नमेंट सत्ता में आई, मोरारजी देसाई एज ए प्राइम मिनिस्टर आए, 78 में उन्होंने क्या किया, उसको बदल करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। और इसके बाद आर्टिकल 20 एंड 21 को, जो इंदिरा गांधी ने 75-77 के बीच में आर्टिकल 21 को भी खत्म कर दिया था। आप समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बकायदा 4-1 के डिसीजन में फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन लिया था कि अगर गवर्नमेंट इस दौरान किसी का आर्टिकल 21 छीनना चाहे, जीने का अधिकार छीनना चाहे तो छीन सकती है। अब उसके बाद उसको ठीक किया गया है 44th अमेंडमेंट में, जहां पर उन्होंने ये पॉइंट और ये पॉइंट बोल दिया गया कि भैया इमरजेंसी कोई भी हो, 20 एंड 21 सस्पेंडेड नहीं हो सकता, कहानी खत्म। इसको अपने शब्दों में लिखिएगा, गढ़िएगा, लिखने की आदत जरूर डालिएगा, ठीक है। और दोबारा जहां जहां डाउट लगे, अब जैसे मेरी क्लास है रोक दो, नोट्स बनाओ, आप देखो कि सर ने यहाँ क्या बनाया था, बताया था, उस पॉइंट पे वीडियो प्ले करो, मैंने जो बोला है उसी को फिर पॉज करके फिर लिखना शुरू करो अपने शब्दों में, ठीक है। चलो, किसी का डाउट नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, एंजॉय। कल 1 बजे वापस मिल रहे हैं, इमरजेंसी खत्म नहीं हुई, इमरजेंसी को भी और डिस्कस करेंगे। बाय बाय। 10